मंगलाचरण करके करते हैं प्रार्थना। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो मित्रों, आज हम गुण संधि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने यण संधि और अयादी संधि, दो संधियों के विषय में पढ़ा है। आज थोड़ा शास्त्रीय विषय का भी पुट रहेगा इसमें और थोड़ा सामान्य बातें भी रहेंगी, दोनों तरीके का व्याख्यान रहेगा। तो कल अभी काफी लोगों ने अपना कार्य भेजा है, मैंने अभी आधे लोग बच गए हैं जिनका मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, उनका मैं अब क्लास लेने के बाद मैं उसको कर दूंगा। आप लोग धैर्य बांधे रहें। जिनको हम चेक कर दिए हैं उन्हें हम कुछ न कुछ भेज देते हैं जरूर, जिससे वो लोग प्रसन्न रहें, है ना। काफी स्टार मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें, फूलों के गुच्छे मिलते हैं। तो अभी मैं सबको चेक करूंगा और सबको मैं देखता हूँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। दो प्रश्नों में बहुत ज्यादा गलतियां, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी सामने, जिसमें से एक तो था कवये। अब कवये में क्या है, यहाँ पर थोड़ा आपको इसकी प्रकृति समझनी पड़ेगी। मैं हालांकि इसको बताऊंगा आपको ढंग से, है ना। कवे प्लस ए, ये जिन्होंने किया है वो ठीक है, कवे प्लस ए। कुछ लोगों ने क्या कर दिया, को प्लस ए। दरअसल ऐसा करने में तुम्हारी संधि तो हो जाएगी, ये संधि में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत आपको किसमें है, दिक्कत यह है कि इस प्रकार का शब्द नहीं है, शब्द का ऐसा इसका स्वभाव नहीं है ना। कवि शब्द से कवे है और कवे प्लस ए, उसकी चतुर्थी विभक्ति का ये गे प्रत्यय है। अतः यहाँ पर ये इसका जो करना है सही, वो आपको क्या करना पड़ेगा, कवे ए। तो ये था, और तो बाकी सब सही किया था। और एक जगह क्या था, एक जगह लगातार कंटिन्यू दो बार उसमें अयादी संधि थी, है ना। तो वह उदाहरण आप में से याद हो किसी को बताइए, लगातार इसमें दो बार आई थी जो अयादी संधि, उसमें से। पपौसा विह। हाँ हाँ, पपऊ असौ इह। ऐसा भी हो सकता है कि एक वाक्य में मतलब एक वाक्य में कई सारे पद रहते हैं, तो उसमें से वह कभी दो पद के साथ मिलके फिर हो गई कोई संधि, फिर अगले दो पद के साथ मिलकर के उसकी अलग संधि हो गई, अभी कंडीशन बन सकती है। तो आप लोगों ने प्राय सभी ने बहुत अच्छा किया है ना। और मैं बड़ा ही आनंदित हूँ आप लोगों के इस प्रकार के परिश्रम को देख करके, और हम एक निश्चित सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए अब थोड़ा अयादी संधि की चर्चा कर लेते हैं, सॉरी अयादी संधि की चर्चा करके अब गुण संधि की चर्चा कर लेते हैं, है ना। अयादी संधि शायद संभवतः आपको आ गई होगी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गुण संधि, मित्रों गुण संधि का जो आरंभ है वह, इसमें सबसे पहला सूत्र दिया हुआ है अदेंग गुणा। पाणिनि जी का एक क्रम रहता है। पाणिनि जी क्या करते हैं कि पाणिनि जी पहले संज्ञा करते हैं, संज्ञा करने के बाद कार्य करते हैं। तो पाणिनि जी ने यहाँ पर सबसे पहले गुण संज्ञा की, है ना। संज्ञा करके कार्य करने का मतलब ये है कि आप लोक में भी क्या करते हो, पहले किसी का नाम बुलाते हो, है ना। नाम बुलाते हो, अरे प्रदीप जी, तो प्रदीप जी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अब उसके बाद उनको काम बताया जाता है कि आपको यह अयादी संधि का कार्य कर देना है। तो मतलब पहले नाम ग्रहण करना, नाम ग्रहण के बाद एक कार्य देना। पाणिनि जी ठीक वैसे ही करते हैं, पहले वो वर्णों की संज्ञा करते हैं, कोई उनको एक नाम देते हैं, फिर नाम के बाद उससे काम लेते हैं। ये पाणिनि जी की शैली आप हमेशा इसमें लगातार देखते आ रहे हो और भी देखते रहो। अच्छा, तो पाणिनि जी ने यहाँ कौन सी संज्ञा की, अदेंग गुण सूत्र द्वारा सबसे पहले गुण संज्ञा की। अच्छा, तो कहा क्या ये संज्ञा पहले से फेमस नहीं है क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि पाणिनि जी जिनको गुण कहना चाह रहे हैं उनको पहले गुण के रूप में कोई जानता नहीं है, अतः पाणिनि जी गुण बतला रहे हैं।
जैसे आइए देखिए, सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र ही है अदेंग गुणा। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि संज्ञा सूत्र ऐसा नहीं कि संज्ञा प्रकरण में ही पढ़े गए हो, आगे फिर कुछ नहीं है, है ना। संज्ञा प्रकरण में संज्ञा सूत्र पढ़े गए हैं, पर वो सूत्र पढ़े गए हैं जो संधि कार्य के लिए नॉर्मल यूज होते हैं, और जो कुछ कुछ विशेष जो सूत्र हैं जो जो संधि के लिए उपयोगी है, वो उनके साथ साथ पढ़े गए हैं। जैसे एक यहाँ पर पढ़ा गया, क्योंकि इसकी गुण संज्ञा में ही उपादेयता थी, अतः गुण संधि के साथ जोड़ करके इसको पढ़ा। तो सूत्र है आपका अदेंग गुण। सूत्र का आपको विच्छेद कैसे करना है, अत एंग गुण, अत एंग गुण, ऐसे आप इसका विच्छेद कर लीजिएगा। सूत्र का अर्थ क्या निकलता है, सूत्र का अर्थ आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, हमने उसको हूबहू यहाँ पर वैसा ही का वैसा लिख दिया है। तो सूत्र का अर्थ है अत एंग च गुण संज्ञा, क्या है, अत एंग च गुण संज्ञा, ठीक है ना। तो आइए, मतलब सबसे पहली चीज गुण होगी अत, और सेकंड चीज होगी एंग, इनकी गुण संज्ञा है। अर्थात पाणिनि जी गुण से किसको कहना चाहते हैं, अत को और एंग को गुण संज्ञा के से कहना चाहते हैं। तो जी अत का मतलब क्या है और एंग का मतलब क्या है, ये बताइए। तो कहा अत का मतलब है यहाँ पर अ, ये वाला आ, बस। एंग का मतलब क्या है कि एंग तो है ना प्रत्याहार है, जिसमें दो वर्ण आते जी हैं, अपने महेश्वर सूत्रों में याद किया हो कि ए जी और ओ, ए और ओ। ओ कहने का मतलब हुआ कि गुण गुण टोटल 3 वर्ण हो गई है। टोटल संख्या कितनी होगी, 3। अर्थात अ की गुण संज्ञा, ए की गुण संज्ञा और ओ की गुण संज्ञा, 3 का नाम पाणिनि जी ने कहा कि तुम गुण हो। अत एंग गुण संज्ञा, अत एंग च गुण संज्ञा, अत और एंग गुण संज्ञा। अच्छा ठीक है भाई, ये तो बात समझ में आ गई। पर एक बात बताइए, आपने अत का मतलब निकाला अ, तो ये त क्यों जोड़ दिया है फालतू में, है ना। जी पाणिनि जी चाहते तो केवल यही कह देते ना कि अ की और एंग की, एंग मतलब ए ओ 2 अक्षर उधर आ जाते, यहाँ पर केवल क्या कह देते, अ कह देते। अ कहने से क्या हो जाता कि गुण संज्ञा 3 की होती, अ की भी, ए की और ओ की भी। अ को क्यों इसको बीच में डाल दिया, ये दिक्कत पैदा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पाणिनि जी अपने सूत्रों में कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। पाणिनि जी बहुत ही लाघव प्रिय हैं। सूत्र का मतलब होता है बहुत शॉर्टकट फॉर्मूले पाणिनि जी ने तैयार किए। पाणिनि जी कोई सा भी एक वर्ण क्या, आधी मात्रा तक का भी उसमें समावेश ज्यादा नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर तो एक प्रकार का क्यों ज्यादा समावेश करते। तो मित्रों, जब ये बात अ कहने से ही सिद्ध थी कि और एक ही गुण संज्ञा होती है, तो त क्यों दिया जाता है, इसका प्रयोजन बताया कि जो त है ना, जी कि त जो है एक रोधक तत्व है। त क्या चीज है, एक रोधक तत्व है। आप ये समझ लीजिए कि हाईवे पर गाड़ी जा रही है, बीच में जैसे ब्रेकर आ जाता है तो कुछ रोक लग जाता है, ऐसे ही ये त एक रोधक तत्व है। ये क्या रोधक तत्व है, ये थोड़ा स्पष्ट करें इसका। तो आइए अभी समझते हैं। मित्रों, यदि अ नहीं देते तो सूत्र में इनका ग्रहण होता, केवल किनका, अ ए ओ का, जो हमने कहा। अच्छा, तो अ ए ओ 3 का ग्रहण होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक पिछला सूत्र आपने जो पढ़ा था, अणोदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, एक सूत्र था। जी वो सूत्र क्या करता था कि जो अविधीयमान अण होते थे, कोई सा भी एक, और जो उदित होते थे कुछ टुतुपु में से कोई सा भी एक, वो क्या करते थे, सभी अपने सवर्णों का ग्रहण कराते। सभी जी अपने सवर्णों का ग्रहण कराते थे का मतलब, जैसे आपने सुदीप हास्य में जाना था कि इक में तो ह्रस्व ई आती है, लेकिन वो ह्रस्व ई अकेली नहीं, वो अविधीयमान अण होने से अपने पूरे कुटुंब को समेटे बैठी है। 18 प्रकार के ईकार का बोध कराने की क्षमता उसके पास है।
तो जी। कोई एक वर्ण अपने भेदों का ज्ञान कराता है, उसमें सहायता करता है अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय सूत्र। अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय सूत्र ही एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि महेश्वर सूत्रों में पढ़ा गया जो अ ई उ ऋ यह है, ये 18 प्रकार का बोध करा देगा यदि वो अवधीयमान अवस्था में है तो, अवधीयमान अण है तो। समझ गए ना? जी जी। हाँ, अच्छा। अब अनुदित सवर्ण चाप्रत्यय की कितनी अपार शक्ति कि एक वर्ण को पढ़ो 18 पाओ। क्यों जी? जी अपरस तत्कालस्य सूत्र क्या काम करता है कि अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय सूत्र की इसी प्रवृत्ति को रोकता है। अच्छा। ये ये मतलब तपरस तत्कालस्य का मतलब ये जहां पर तुम त लगा देते हो, तकार के लगाने से क्या होता है, अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय सूत्र की प्रवृत्ति रुकती है। तो आइए मित्र हम समझते हैं कि अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय सूत्र की जो ये प्रवृत्ति रुकती है तो कैसे रुकती है, ठीक है? तो आप ये जी समझ लीजिए जहां पर आकार 18 का ज्ञान करने पे तुला हुआ है, इकार अपने 18 का, कोई सा भी अण प्रत्यार में आने वाला वर्ण जो कि पर्णकार तक लिया जाएगा उसके अनुसार वो 18 भेद है ना, उतने समर्थ है कराने में। लेकिन यदि आप कर देते हो क्या तपर करण कहीं पर, त लगाने से क्या होगा, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय की शक्ति खत्म। आपने यदि त लगा दिया तो क्या होगा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की शक्ति खत्म हो जाती। ठीक है जी ना? जी। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ये तपरकरण करने से जो ये अ है वो 18 का ज्ञान नहीं कराएगा। अब तो क्या होगा, अब तो ये हिरस्व है, मतलब जैसा है वैसे का ज्ञान कराएगा। तो अ क्या है, हिरस्व। ह्रस्व। तो हिरस्व का आपको पता हो, हिरस्व के 6 भेद होते थे मात्र बस, जी क्योंकि हिरस्व के 6 भेद थे, दीर्घ के 6 भेद थे, प्लुत के 6 भेद। जी हिरस्व के 6 भेद थे आपके, हिरस्व उदात्त अनुनासिक, हिरस्व उदात्त अनुनासिक, जी हिरस्व अनुदात्त अनुनासिक, हिरस्व अनुदात्त अनुनासिक, जी। हिरस्व स्वरित अनुनासिक, हिरस्व स्वरित अनुनासिक। अनुनासिक जी। अर्थात अपनी हिरस्व वाली फैमिली का तो बोध मात्र कराएगा जहां पर त लग गया, लेकिन वो दीर्घ की फैमिली को छोड़ देगा और प्लुत की फैमिली को छोड़ देगा, उनसे कोई संबंध नहीं। अच्छा। आता है ना समझ में? जी तो इसीलिए पाणिनि जी ने क्या किया, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की शक्ति को वो जानते थे और उसकी शक्ति को कहीं कहीं कम करना है उन्हें, है ना? तो इसलिए पाणिनि जी क्या करते हैं, जहां पर उन्हें केवल उतने वर्ण का ही ज्ञान अभीष्ट होता है तो वो वहां पर त लगा देते हैं एक ज्यादा। तो त लगाने का फायदा क्या होगा, त लगाने का फायदा यह होगा कि यदि आप केवल यदि ऐसा अ पढ़ देते तो अपने पूरे कुटुंब खानदान को ले आता अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की सहायता से, ठीक है? जी जी। पर अब वो नहीं ला सकेगा। क्यों? आपने तपरकरण कर दिया। तपरकरण से क्या होगा, उतने का ही बोध होगा। तो आपने समझा कि हाँ तपरकरण करने से लाभ होता है। तो पर अब इस केवल 6 कल आएगा। हाँ केवल केवल बस। तो कहा इस तपरकरण की सही व्याख्या समझाओ, ऐसा कौन सूत्र करता है कि त के कर लगा देने से ऐसी शक्ति का उसमें प्रादुर्भाव हो जाता है। तो कह रहे ये सूत्र करता है तपरस तत्कालस्य सूत्र इसका, ठीक है? तो तपरस जी जी तत्कालस्य ने क्या किया, अब हम पहले तपरस तत्कालस्य का अर्थ समझेंगे कि ये तपरस तत्कालस्य सूत्र का अर्थ क्या बनता है और ये कहाँ लगेगा सूत्र, ये भी समझेंगे उसके बाद, और यहाँ पर कैसे लगा है इसे समझेंगे, ठीक है? ये 3 चीजों को हम यहाँ समझेंगे। तो आइए सूत्र का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत है। इस सूत्र का अर्थ बड़ा जी। टेढ़ा मेढ़ा, आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत कुछ ऐसा वैसा लिखा है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में। भाई जी आप उस हाँ वो इसमें कौमुदी में तो तत्परस्त लिखा हुआ है, आधा तय पै में है कहाँ पर, और पै में तय है आधा कौमुदी में। तपरस तत्कालस्य कहाँ पर, किस जगह जी, थोड़ा बताइए। अरे तय गुरुजी के वो बाद तहत पै में आधा तय है जी।
तह परो तत्परो। ये तह परो यस्मात्। ऊपर जो सूत्र लिखा है हाँ तत्परस्थ, तो इसमें आधा तय मिला हुआ है पै में, तत्। नहीं तत् वो तत्पर नहीं, वो गलत लिखा है, ऐसा है तो। कौमदी में। हाँ नहीं, केवल यही सही है जो हमने यहाँ लिखा है ना, तपरस तत्कालस्य। हाँ जी, कौमदी में दूसरा तपरस लिखा है तत्- स्पीकर। आपके पास कौन सी किताब है वो? ये जी लघु सिद्धांत कौमदी है श्री धरानंद जी शास्त्री की। तो वहां पर ऐसा गलत लिख गया है क्या कुछ? नहीं हो गुरु, सकता है। ये सूत्र में लिखा है सही है ये सूत्र, लेकिन वृद्धि में ता बड़ा है तकार, तो वृद्धि है, वो वृद्धि नहीं लेना, इधर सूत्र में सही लिखा है ये जैसा लिखा है आपने। अरे पुस्तकें अलग हो सकती है ना। जी देखो, जी, आप पुस्तक धरानंद शास्त्री जी का मेरे पास भी है, वहाँ भी तत्पर लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सबसे ऊपर सूत्र को देखिए, सूत्र का स्वरूप क्या है, वृत्ति के स्वरूप पर बाद में जाएंगे। नहीं सर, सूत्र का ही बात कर रही हूँ। क्या लिखा है सर वो सूत्र में? प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती तपर है। अस्तकालस्य। अच्छा, ऐसा लिखा है। दयानंद शास्त्री जी की किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ये पक्की बात है। सर मेरे उसमें भी है तत्परस। ऐसा नहीं, एक मिनट में गुरुदेव, देखता हूँ ऐसा ही। इसको। गुरुदेव हमारी बुक में तो तत्परस्त दिया है। अच्छा, आप ये बताइए, गीता प्रेस वाली किताब में क्या लिखा है? वो थोड़ा ज्यादा साफ लिखते हैं। यही जो बोर्ड में लिखा है वही लिखा है। बोर्ड पे लिखा है जो बोर्ड पर लिखा है ना वही लिखा है। बिल्कुल, शुद्ध यही तपरस्त कालस्य ही है। बिल्कुल यही पाठ है, आप चिंता नहीं करें। यदि आपकी किताब में गलत लिखा होता है तो आप उसे मैच कर लें, ठीक है? महोदय शुद्ध है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही लिखा है। हमें तो पता है ना क्या सूत्र है, अब इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो माना जी, कि जी। कुछ यदि एक आध अक्षर इधर उधर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यह हो गया। अब पर उसमें है ही नहीं अक्षर इधर उधर। वो आप लोग प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है बस। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ किताबों में ऐसा है। इसलिए हमने जो किताब आपके लिए कहा है कि इनको देखें, जैसे गीता, हमने मूल के लिए गीता प्रेस की किताब ही सेलेक्ट की थी क्योंकि वो बहुत शुद्धतम तरीके से लिखी जाती है ना। गुरुजी इसका पीडीएफ एक बार भेज दीजिएगा गीता प्रेस वाली का। हाँ हाँ, तो ऐसा ही सूत्र है। यदि आपके में इसके अलावा कुछ और भी लिखा हुआ है, प्लीज आप उसे काट पीट दें। अब क्या है, जो लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य थोड़ी ना हो गया। अरे हर किसी से गलती हो सकती है। तो आप उस गलतियों का मार्जन कर दें। बड़ी बड़ी किताबों में भी गलतियां हो जाती हैं, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, वही डाउट क्लियर करने के लिए पूछा था जी। नहीं, बहुत अच्छा, आपके सारे बहुतों के डाउट क्लियर हो गए जो ऐसी किताबों से पढ़ रहे थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो तपरस तत्कालस्य यह सूत्र है, ठीक है ना। मैं इसको छेद आपके सामने कर देता हूं। तपरह और तत्कालस्य, ऐसे करना है। तपरह और तत्कालस्य, ठीक है जी। सूत्र का अर्थ क्या बनता है मित्रों? मैंने सूत्रों का हिस्सा दो हिस्सों में बांटा हुआ है। सूत्र का अर्थ जो है दो हिस्सों में बांटा हुआ है मूल रूप से। पहला जो बांटा है, आप जो ध्यान दीजिए, आपके में यह लिख रहा होगा, वो तह परो यस्मात् सच, इतना तो सही लिख रहा है ना जी। फिर आगे लिखा है तात परश्च, ये भी लिखा हुआ है ना। हाँ जी, ये तो जी। लिखा है। और फिर आगे लिखा होगा, ये नीचे वाली पूरी लाइन, उच्चार्यमाणो वर्णः समकालस्यैव संज्ञास्या। हाँ जी, जी जी। यही बिल्कुल। लिखा है। आइए अब इसका हम स्टेप बाय स्टेप अर्थ समझेंगे, क्योंकि मित्रों हमें केवल ऐसा नहीं कि उदाहरण सीखने हैं, सूत्रों के व्याख्यान का कौशल भी आप में आना चाहिए। और ये सूत्र कैसे कार्य करता है ये पता चल जाएगा। ये सूत्र मित्रों संज्ञा सूत्र है, कोई विधि सूत्र नहीं है, सो कार्य करेगा। विधि सूत्र आगे इससे जस्ट अगला है आद्गुणा, ठीक है ना। तो पहले से पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब है आपका ये तह परो यस्मात् सच। मैंने भी आपको एक बात कही थी ना कि त के पास वो शक्ति है कि वो उसके और भेदों को गायब करवा देता है। जिसके आगे त लग गया तो समझो वो उतने मात्र का ही ग्रहण करवाता है। ये जो अभी जो मैंने त के विषय में तकार की जहां जुड़ा रहता है उसके विषय में जो ये बातें कही हैं, उसका आधार है यही तपरस तत्कालस्य सूत्र। इसी को मैंने आधार बना करके वो सही व्याख्यान किया। अब आइए शास्त्र पद्धति से समझते। सूत्र कहता है तह परो यस्मात् स। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने हिंदी में लिखा हुआ है तह परो यस्मात्, अर्थात त परे है जिससे। जी। त परे है जिससे, पहले नंबर की चीज।
त परे है जिससे, एक चीज। दूसरा ऐसा भी बन सकता है तात परश्च। तात परश्च का अर्थ क्या बनेगा? अथवा त से परे है जो। दो चीज, पहले अर्थ में आप देखोगे त परे है जिससे, और दूसरे में क्या है? त से परे है जो। दोनों अलग अलग बात है क्या नहीं? जी जी। हाँ श्याम सुंदर जी, क्या कहना चाह रहे हो बताइए। है? प्रणाम करता हूँ बड़े भैया। हाँ प्रणाम प्रणाम, तुम बात बोलो। मैं ये बोलना कहिए। चाह रहा था, ये जो धरानंद जी वाली जो बात चल रही थी, तो हाँ, मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने सूत्र में ही तपरकरण कर दिया है, तत्पर उन्होंने। नहीं वो गलत है, वैसा करना नहीं, उचित नहीं है, व्याख्या के विरुद्ध है वैसा करते हैं तो। क्योंकि तपरकरण तो उन्होंने अच्छा, तपर नहीं तपरकरण। यहाँ इन्होंने दर्शा दिया है ना, तपरस तो यहाँ बता ही दिया है, तो द्वारा काय को लगाए फिर रहे हैं। जी 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 हाँ, जी एक बार ता बता दिया। और जी, मैं बस आपको एक और बात यही बता दूं बस आपके कहना लिए। चाह रहा। बिल्कुल, और जी। आपके लिए जो बात बता दूं मित्रों, कि ये जो यहाँ तपरह जो सूत्र में लिखा है, देखो मैंने आपको कहा था इसमें दो हिस्से हैं। तपरह पहला अलग कर लेना, तत्काल से अलग कर लेना। तपरह इसकी दो व्याख्या है, पहला व्याख्या है ये, और इसी का सेकंड व्याख्या है ये। अर्थात तपरह पद का समास के कारण दो प्रकार के अर्थ का लाभ हो जाता है, सूत्र में एक ही पद है। ठीक है जी। जी। हाँ सरोज कुमार मिश्र जी बताइए, क्या कह रहे थे। सर मैं ये कहता हूँ, तह परे है जिससे, इसका एक उदाहरण दीजिए। त से परे हो जो, इसका एक उदाहरण दीजिए। अरे व्याख्या समाप्त कहाँ हुई? सो आप अभी व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करके उदाहरण नहीं दे तब आप ये प्रश्न करना, ठीक है ना। हाँ चलो, आपकी उत्सुकता बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, पर अभी हमारी बात तो खत्म होने दो। ठीक है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं। एक तपरह जो सूत्र में आया है, उसका आपकी वृत्ति में दो प्रकार से अर्थ किया है। तपरह का पहला अर्थ है तपरो यस्मात्, अच्छा अर्थात तापरे है जिससे, वाह ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या करना है? तात्परश्च अथवा त से परे है जो। ऐसा जो वर्ण होगा, कैसा वर्ण? त परे है जिससे अथवा ता से परे जो वर्ण होगा। मैं भी दोनों को उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। ऐसा वर्ण की कंडीशन क्या होगी? उच्चार्य, ऐसा उच्चार्यमाणा वर्ण, मतलब इस प्रकार का यदि उच्चारण किया गया वर्ण है तो वो समकाल का ही संगी होता है। समकाल का संगी का मतलब, जैसे यदि तपर करण हिरस्व के आगे कर दिया तो वो हिरस्व का ही संगी होगा, हिरस्व के काल का ही संगी होगा। समकाल मतलब हिरस्व का जितना काल है तो उतने का संगी। दीर्घ के आगे तपरकरण कर दिया तो उतने दीर्घ वाले काल का ही संगी होगा, और बाकी औरों का नहीं होगा। मतलब जो अनुदित समणित चाप्रत्यय 18 प्रकार के शब्द को बटोरे फिर रहा था, उसकी इसने निवृत्ति करा दी। ठीक है, उसमें से काल भेद वालों की इसको निवृत्ति करा दी। हाँ, अन्य कालवाद वेद वालों की निवृत्ति करा दी। जैसे एक मात्रिक आकार के पीछे लग गया तो द्वि और त्रिमात्रिक आकारों की निवृत्ति कराएगा। जी जी बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल। इसीलिए तो संज्ञा प्रकरण पढ़ना बहुत जरूरी है ना। बिना संज्ञा प्रकरण लोग संधि पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर उन्हें जी। तो कैसे काल की निवृत्ति। चलो बहुत अच्छे सूर्यकांत जी। आइए अब इसको उदाहरण को समझते हैं, एक एक चीज को। ये ता परे है जिससे, है ना। आइए अब आपको त परे है जिससे सब दिखाते हैं। अच्छा अब आप यहां देखिए थोड़ा प्लीज। चलो मैंने इसको मिटा दिया, इसको अलग कर दिया, इसको इसको इसको। चलो अब आप बताइए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। जी जी अत एंग, इन दो चीजों को लीजिए। जी जी। यहां पर ये बिल्कुल उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं सबसे पहला वाला अर्थ बता रहा हूं आपको। त परे है जिससे, बताइए यहां त किससे परे है? अ से। अत एंग जो मैंने अभी गोला किया है, अ से। अ से, राइट। समझ लीजिए प्रदीप जी, त परे है जिससे, किससे त परे है? अ से, आकार से ता परे है। आ से पर। इसका मतलब क्या होगा? यदि आ से ता पर में है
तो तह परो यस्मात् स का मतलब कौन, कि स का मतलब वो अ, वह आ, वह अ, वह कौन अ, तो वो क्या होता है, त परे है जिससे वो भी समकाल का संगी होता है ना, ऐसा उच्चारणमान वर्ण अपने समकाल का संज्ञक होता है, संज्ञक अपने होता समकाल का ही बोध कराता है। जी राइट। जी अब जी दूसरे वाले पर आ जाते हैं, तात परश्च, तात परश्च अथवा त से परे है जो। अब ये बताओ त से परे कौन है यहाँ पर, एंग एंग, एंग, एंग का एंग प्रत्यारक ग्रहण है, उसमें आएंगे ओ। दो वर्ण ए और ओ। ए और तो ओ। तो ए और ओ ये भी हैं, ये भी क्या करेंगे, अपने समकाल के संगी होंगे। संज्ञक और बात होंगे। आई समझ में। जी, त जी। परे है जिससे, तो आ से परे है, और ता से परे है जो, ए तो ओ, वो है एंग, एंग मतलब ए ओ। तो कहने का मतलब हुआ कि देखो ताकी शक्ति देखो, आगे भी मार और पीछे भी मार, दोनों तरफ, जी ठीक है ना, आगे पीछे दोनों तरफ। तो अब ये क्या करेगा कि त जहां लग गया, आगे पीछे के दोनों वर्णों को क्या कर देगा, अपने ही काल का समकाल अपने का बोध काल के ही कराएगा। संगी कराएगा। जी। और अब एक इसने किसकी छुट्टी कर दी, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की। प्रत्यय की। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र ने जहां एक ही व्यक्ति से सबका भंडारा कर दिया था, इसने कहा कि नहीं, सबको नहीं आना है, जिसके आगे तपरकरण हो गया बस उतने को ही आना है। बात आई ना समझ में। तो जी। इसका सबका मतलब क्या निकला, इन दोनों सूत्रों का मतलब बस इतना ही निकला मित्रों, कि 3 वर्णों की गुण संज्ञा होगी, मात्र 3। जी। 3 में क्या है, अ, सबसे पहला अ मतलब हिरस्व अ, जी अ का मतलब क्या होगा, ओनली और हिरस्व अ। तो हिरस्व अ की है गुण संज्ञा, और किसकी गुण संज्ञा है, एंग, एंग का मतलब ए और ओ। ये जितने पढ़े गए हैं उतने की है ना। ऐसा नहीं कि आप आ को भी गुण में जोड़ लो, बिल्कुल नहीं जोड़ना है। बात आई ना समझ में। जी ये दोनों सूत्रों का व्याख्यान यही है। अब आप इतने व्याख्यान से ये समझ पाए कि जो गुण संज्ञक है वो 3 वर्ण है आपके पास, अ ए ओ। बात क्लियर हो गई। जी बस ये हमने सूत्र समझाए। अब आइए, आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप विधि सूत्र के द्वारा खटाखट प्रयोग बनाते हो। अब जो काम करने वाले सूत्र हैं उस पर जाते हैं, ठीक है। जी तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। इतने में महोदय कोई शंका तो तत्कालस्य का अर्थ क्या होगा? जी महोदय। है? तत्काल से मतलब वह जिस काल का है। जैसे अकार का उच्चारण कितने मात्रा काल होता है बताइए। अकार का उच्चारण अ कितने मात्रा में उच्चारित होता है? 0.05। एक मात्रा पॉइंट एक मात्रा है ना। एक मात्रा का मतलब क्या हो गया, हम मात्रा पूछ रहे हैं अभी, आप उस सेकंड पे मत जाइए, 070 मत बोलिए अभी आप। अभी एक मात्रा, तो एक मात्रा काल इसका हो गया। तो समकाल का बोध होगा, मतलब अपने काल का बोध होगा केवल, ठीक है ना। तो मतलब एक मात्रा को ही अब बोध कराएगा, क्योंकि ये तपरकरण। इसको देखो शास्त्र में क्या बोलते हैं, ये जहां त लगा दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं तपरकरण। तपर का मतलब त को पर में कर देना, त को बैठा देना, उसको क्या बोला जाता है, तपरकरण। समझ गए ना। जी जी जी। इससे प्रश्नों तो पूछ लीजिए, नहीं से मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर आगे चला जाए गुरुजी। हाँ आगे चला जाएगा। फिर चलिए अब आगे बढ़ते, मुझे लगता है समझ में आगे हो गया। पुरुषोत्तम जी, भैया हम कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब जैसे ही तपर ग्रहण हुआ तो एक मात्रिका ही बोध कराएगा, तो फिर दो मात्रिका क्यों मतलब इन्होंने विभक्त कर दिया, क्यों इन्होंने अलग कर दिया? क्योंकि द्विमात्रिक की गुण संज्ञा नहीं है। गुण संज्ञा एक मात्रिक आकार की है, और ए ओ ये तो दीर्घ होने से द्विमात्रिक होते ही है ऑटोमेटिक जी। तो ए ओ इन 2 मात्रकों की गुण संज्ञा है। ऐ औ की वगैरह की इनकी नहीं है, और इनके भी जो प्लुत भेद हैं उनकी नहीं। बात आई समझ में पुरुषोत्तम जी। तो फिर तो उन्होंने द्विमात्रिक का तो बोध करा ही दिया, अगर एक मात्रिक को द्विमात्रिक को।
तपरकरण का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो एक ही मात्रा का बोध कराएगा। तपरकरण का मतलब यह है कि जहां तपरकरण हो गया उसके आसपास वाले वर्ण जितनी मात्रा में पढ़े गए हैं उतने का बोध कराएगा। मैंने भी आपको बताया था, यदि दीर्घ के आगे यदि तपरकरण है, जैसे मान लो कि कहीं आत पढ़ दिया, आगे वृद्धरादेश में आप इसे समझो, जब वृद्धि संधि पढ़ोगे तब यदि दीर्घ के आगे तपरकरण कर दिया तो वो दीर्घ के ही भेद कराएगा, तब वहां पर भेद का ज्ञान कराएगा, वहां पर ह्रस्व का ग्रहण नहीं होगा फिर। तो इसलिए क्या है, समकाल का संगी होता है। समकाल का मतलब यदि तपरकरण एक मात्रिक वर्ण के बाद है तो एक मात्रा का ही ज्ञान कराएगा, और द्विमात्रिक का है तो द्विमात्रिक का। जी जी राइट, प्लुत के त्रिमात्रिक के आगे तो त्रिमात्रिक का, समझ गए ना? जी 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 धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छे पुरुषोत्तम जी। जी जितेंद्र शर्मा जी। महोदय, आपने जैसे कि तपरस्तत्कालस्य के विषय में कहा, तो तह परो यस्मात् जो यहाँ पर कहा गया है, अ ए ओ के स्थान यानी कि अ ए ओ हो, उससे परे अगर तकार हो केवल वहीं पर इसका ग्रहण किया जाएगा, अथवा पूरे स्वर वर्णों से परे अगर तकार हो तभी ये स्थिति मानी जाएगी। देखो, तपरकरण की जो कंडीशन है ना जी, वह जैसे यहाँ पर तो तपरकरण ये बीच में कर दिया है तो दोनों तरफ फॉक्स मार रहा है, आगे भी और पीछे, मतलब दोनों उसको बता रहा है, त परे है जिससे अथवा ता से परे है जो, दोनों ही प्रकार के वर्ण अपने समकाल के बोधक हों। जी। तो प्रायः तपरकरण आपको मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है ना? और क्या पूछना चाह रहे थे, एक विशेष बात और एक बार थोड़ा सा दोहराइए। मैंने यहाँ कहा कि अ ए ओ केवल इन्हीं के परे रहने पर ये तपरकरण होगा, अथवा स्वर जितने भी वर्ण हैं उन पर भी होगा। सबके नहीं, यहाँ पर कितने में किया गया है? यहाँ पर इतने अंश में किया गया है, बस अत और एंग में तपरकरण, तो इतने का बोध कराएगा बस। अर्थात मेरे कहने का मतलब जहां त लगा आपको दिख जाए तो उतने का ही बोध कराएगा, उससे ज्यादा की तरफ मत भागना। जी, ठीक है ना? इस सूत्र में इतने का ही करा रहा है, बाकी सूत्र में और कहीं किसी चीज का कराएगा। बिल्कुल, जैसे कहीं दीर्घ के आगे तपरकरण कर गया तो वहां पर तो दीर्घ का भी करा देगा। चलो, इतनी बात समझ गए ना? जी जी। आज ये कौन कुछ बोल रहे हैं जी? अभी तो सरोज कुमार मिश्रा जी। सर समकाल इत्यस्य को अर्थः? समकाल का मतलब है कि समान काल मतलब जैसे देखिए यहाँ पर तपरकरण किया गया तो अकार की जितनी मात्रा है, अकार कितना होता है? एक मात्रिक। तो क्या होगा, तपरकरण के द्वारा अब एक मात्रिक आकार का ही ज्ञान होगा, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आकार का ज्ञान नहीं होगा। समकाल का मतलब जितना काल इस अ का है उतने ही काल वालों का ज्ञान कराएगा। तो इसलिए अ के जो 6 वेद हैं केवल, है ना, अपने उन्हीं का बोध होगा, बस समझ गए होंगे। संज्ञा प्रकरण की स्लाइड में देख लेना, वो 6 वेद कौन है, बस उन्हीं का ज्ञान होगा। दीर्घ और प्लुत के 6 वेद नहीं गृहीत होंगे। सर एक से जो लाइन है ना, इसका अर्थ बताइए। कौन सी वाली? उच्चार्यमाण वर्ण समकाल शैव संज्ञा स्यात्। हाँ, मैंने इसका अर्थ यहाँ लिखा था, अभी मिटा दिया उसको करते करते, नीचे अर्थ भी लिख दिया था। उच्चार्यमाण वर्ण मतलब त परे है जिससे अथवा तकार से परे है जो, ऐसा उच्चार्यमाण वर्ण, ऐसा उच्चार्यमाण वर्ण अर्थात उच्चारण किया गया वर्ण समकाल का समकाल शिव संज्ञा स्यात् का अर्थ किया था, समकाल का ही बोधक होता है। समकाल का मतलब वो अपने जिस काल का है, एक मात्रा का है तो एक मात्रिक का बोध कराएगा, द्विमात्रिक का है के आगे यदि तपरकरण है तो वो द्विमात्रिक के ही ज्ञान कराएंगे। बात आई समझ में? ओके ओके गुरुजी, धन्यवाद। ठीक, मैंने वो मिटा दिया, अब तो ये लिखे थे हमने, हिंदी में भी लिखा था उसे आज तो, है ना? चलिए तो अब तो हो गए ना सबके प्रश्न, आगे चले। 2 और हैं गुरुजी आचार्य जी, लेकिन आप चाहें तो मतलब कक्षा के आखिर में भी ले सकते हैं, नहीं तो एक सूत्र छूट जाएगा। नहीं, बता देंगे, जल्दी से अपने प्रश्न कर लीजिए जी। बताइए क्या है महोदय, ये तपरकरण केवल स्वरों का ही होगा ना? अच्छा, तपरकरण कहाँ होगा, है ना? जी गुरुजी। जी दरअसल क्या है, देखो तपरकरण कहाँ होगा ये भी सुन लीजिए, अच्छा प्रश्न है इनका। यहाँ पे ये बात बताइए, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र द्वारा जो वो कहता है कि यह अवधीयमान अण और उदित
सवर्णों का बोध कराते हैं, तो वो कहाँ कराते हैं? हलों में भी कराते हैं मतलब, या फिर उसकी एक कोई लिमिटेशन है, कहाँ कराते हैं वो? महोदय वो अपने सारे उसमें ह्रस्व दीर्घ अण पुलुत में इनमें नहीं अण में नहीं केवल, हाँ अणों में, खाली अणों में। अण अण में कराते हैं, तो अण में आपके क्या अक्षर आते हैं? अण वहां पर्णकार तक लिया जाता है जी 13 वर्ण आते हैं। तो सभी तो अक्षर मतलब अच वर्ण आ जाते हैं, सभी स्वर वर्ण। जी और यह वाला में ज्यादा कोई भेद है नहीं, वहां तो दो दो है, उसके लिए दो आवश्यक है तपरकर्ण। अतः जी आपको ये तपरकर्ण जो मिलेगा प्रायः स्वरों के बाद में या स्वरों से कुछ पहले भी है, स्वरों की जी जी क्लियर कराएगा ये, बस समझ गए ना बात? हाँ, जी गुरुजी, जी गुरुजी, हाँ ठीक जी ठीक, बहुत अच्छा धन्यवाद, प्रश्न था आपका, बहुत बहुत बढ़िया। और भाई धन्यवाद गुरुजी। जी, हर्ष हाँ मिश्रा जी, जी। हाँ जी, जी जी हाँ जी जी बताइए। गुरुदेव, हमने अभी इको अणचि में तो हमने पढ़ा कि अगर कोई भी ह्रस्व दीर्घ या प्लुत का कोई भी वर्ण आ जाए तो वो सभी का बोध करा देगा। तो वहां पर राइट, मतलब अणुदी स्वर्ण से चा प्रत्यय की आवश्यकता थी, तो हो गई अण संधि। मतलब गुण हाँ हाँ संधि में उसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब अगर वो अपना ही बोध कराए अपने ही काल का तो भी हो जाएगी संधि। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, देखो यण संधि में तपरकर्ण कहाँ था, है ना? यहाँ जी पर क्या है, तपर कर दिया गया है अत और एक में, तो वहां तो वो सबका बोध कराएगा, कराएगा ही वो तो। यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति रोकी जाएगी। जी जी, पता ही मतलब समझ में? यहाँ पर मतलब अर्थात सूत्र। जी यहाँ पर जो सूत्र है सिर्फ ये तपरस्त कालस्य अदेंग गुणः सूत्र में प्रवृत्त हुआ है, उसके अत एंग में जहां तपर करण है उस अंश में ये घुसा हुआ है, ठीक है ना? वहां पर इसकी प्रवृत्ति हुई। बात आई ना समझ में? जी 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 चलो हाँ चलो, एक एक मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूं, मुझे याद आ गई, जानकारी के लिए चीज और बतानी थी मित्रों। जी एक तो आपको तपर वहां पर मिलेगा, जैसे ये आपको अत एंग में देखो, आप अदेंग गुणा में ये मिल गया, अदेंग में क्या है अत एंग, इस प्रकार से आपको विच्छेद कर देना है, ठीक है? जी एक तो तपर कर्ण, एक कर्ण वहां पर मिलेगा जहां पर पाणिनि जी जानबूझ करके जहां पर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की प्रवृत्ति को रोकेंगे, उसकी प्रवृत्ति पर कुछ ब्रेक लगाएंगे, उसके लिए तपरकर्ण करते हैं। सबसे पहला तपरकर्ण इस रूप में मिलेगा। जी दूसरा तपरकर्ण आपको कैसा मिल सकता है मित्रों? आपको पता हो कि जो अदंत शब्द होते हैं, जैसे बालक शब्द, राम शब्द, देव शब्द, इनका भी पंचमी विभक्ति में रूप क्या बनता है? रामात, रामात बनते हैं ना, बालकात। जी एक तपर आपको विभक्ति का तपर मिलेगा। आपके पास दो प्रकार के तपर होंगे। पाणिनि जी के सूत्र में तपर की कंडीशन दो बनेगी, एक तो स्वाभाविक तपरकरण जो इस काम के लिए किया गया होगा जो आप पढ़ रही है, दूसरा क्या होगा, विभक्ति का तपर मिल जाएगा। विभक्ति का तपर आपको कहां मिल रहा है? आद गुणा सूत्र में, अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं। आद गुणा में क्या है? आत, ये पंचमी विभक्ति है। तो यह सूत्र ऐसी जगह ही लगेगा जहां विभक्ति का तपरकर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तपरकर्ण किसका हो? स्वाभाविक हो, इस प्रकार का, इस प्रयोजन के लिए, ठीक है ना? जी तो वहां इसकी प्रवृत्ति नहीं करा देना। तो आपको सावधान रहना है, ये नहीं कि जहां तकार देखा और वहीं पर तुमने उसको समकाल का ज्ञान करा दिया, ऐसा नहीं करना। आपको एक जगह छोड़नी है, क्योंकि पाणिनि जी वो तो विभक्ति का यूज कर रहे हैं, विभक्ति तो यूज करनी पड़ेगी उन्हें, है ना? बिना विभक्ति के कैसे प्रयोग करेंगे? पर जहां पर तपर कर्ण ये वो जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे यहाँ अधिक गुणा में, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये जो है यहाँ पर हम यह तपर कर्ण इसके लिए किया गया है, ठीक है? जी गुरुजी, मतलब मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे हम इको अणचि में सबका बोध होना चाहिए, ये हमने पढ़ा, पर इसमें इसमें क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब सबका बोध? क्योंकि त लगा दिया, अभी तो यही तो कथा बता रहे थे, ये त लगाने से सबका बोध जो है रुक गया। जो जहां पर त लग जाता है वो समकाल का ही बोधक होता है। जी जी, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि उसका रोकने की क्या आवश्यकता थी, मतलब अच्छा, रोकने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल, यदि रोकने की आवश्यकता नहीं होती तो क्या होता कि जैसे अभी हमने गुण संज्ञा 3 की है ना जी, अब गुण संज्ञा जैसे अ की है, तो बताओ आ की हो जाती क्या नहीं? जी, सबका बोध कराएगा। अब तो आ की भी गुण संज्ञा हो जाती जी, तो जब आप आ की गुण संज्ञा कर लोगे
तो वृद्धिराधज सूत्र क्या छक खाएगा के लिए बना हुआ है, क्यों? जी जी तो उससे उससे विरोध होता, अतः इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर तपरकरण डाल करके उसकी प्रवृत्ति को रोका। जी 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 तो इसलिए 3 की गुण संज्ञा, नहीं तो क्या आ की भी हो जाती गुण संज्ञा। तो जहां पर हम कहते हैं गुण हो और वहां पर ये आ भी घुस जाता, जो कि वृद्धि का रूप है, आगे चल के बताया जाएगा। जी 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 ठीक है, धन्यवाद। हाँ, चलिए बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएं। अब आपका सूत्र है आद गुणः। आद गुणः को देखिए, आद गुणः ये है सूत्र। यदि किसी का यदि ये ग ऐसे भी लिखा हो ना, देखो इस तरीके से, तो आप लोग घबराना नहीं। कहीं कहीं सूत्र ऐसे भी लिखा होगा आपके में, ये आद गुणः दोनों तरीके से लिखा मिल सकता है आपकी किताबों में, क्योंकि आप तो जो है सहस्त्रों किताबधारी है, अलग अलग किताबें हैं। तो ऐसा मिले या ऐसा मिले, दोनों ही सही है, ठीक है ना? हाँ तो ये घबरो, क्योंकि वो लिखने का एक प्रकार है और कुछ नहीं, आप कंफ्यूज मत हो। तो इस सूत्र का अर्थ क्या बनता है? इस सूत्र का अर्थ बनता है, देखिए मैं आपको अर्थ सबसे पहले बताता हूं। अर्थ है इसका अवर्णात, ऐसे कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए? अवर्णाद अचि परे, अवर्णात अचि परे। अगला लिखता हूं मैं, पूर्व परयोः स्थाने और भैया आप बता दो कुछ, सूर्यकांत जी आगे का अर्थ आप बताइए अब। गुण आदेश गुणादेश होगा, गुणादेश। हाँ, गुणादेश मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, गुण आदेश स्यात्, ठीक है? जी जी यही तो लिखा है ना? जी हाँ, चलिए बहुत अच्छे। मैंने इसको यही 3 लिखा है। हिस्सों में क्यों बांट के लिखा है, इसका एक कारण है, हम इसे ऐसे ही समझेंगे। सबसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है? गुरुजी पूर्व परयो के आगे रेको लिखा है, पूर्व परयो रेको। हाँ, रेको बिल्कुल सही कह रहे हो, एको लिखना जरूरी है, उससे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। जी पूर्व परयो आगे क्या है? रेको। रेको जी जी परयोः एको। फिर आगे क्या है एको के बाद? पूर्व परयो रेको गुणादेश गुण आदेश स्यात्। मतलब स्थाने नहीं होगा फिर, है ना? क्या स्थाने नहीं। नहीं है क्या? नहीं स्थाने नहीं है गुरुजी। हाँ ठीक है, मैंने उसकी जगह स्थाने प्रयोग कर दिया था। पूर्व प्रयोग, चलो उसको कर लेते हैं तो बात एक ही आएगी। पूर्व प्रयोग एको एको गुणादेश स्यात्। फिर एको को इधर लिख देते हैं यहाँ पर, एक गुणादेश स्यात्, तो ये पूरा वाक्य बन जाएगा। जी ठीक जी है? जी चलो अब देखो क्या रहा, अवर्णात अचि परे। अब आप पूर्व पर की स्थिति को जान चुके हो, अब ज्यादा डायग्राम आप खुद बना लेना, ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में डायग्राम बन जाएगा। क्या स्थिति होगी? अवर्णात अचि परे। देखो इसको कैसे लगाना है, मतलब अवर्ण की कंडीशन होनी चाहिए इधर, अवर्ण, और अवर्ण से इस साइड में अच परे होना चाहिए। जी अवर्ण से इस साइड में क्या होना चाहिए? अच परे। जी तो क्या हो जाता है? पूर्व परे हो। देखो अब इसकी स्थिति हो गई अवर्णात अचि परे, अर्थात अवर्ण से अच परे हो, गुण संधि की स्थिति थी। तो क्या होता है? पूर्व परे हो। पूर्व परे हो मतलब पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर, मतलब इधर वाले को भी लेना है इसके स्थान पर, और इधर वाले कोई अचो उन दोनों के स्थान पर। ये संधि क्या होगी? 2 की जगह 1 होगी। मैंने बताया था ना कल भी कि अब ये एक पूर्व प्रयोग की संधि स्टार्ट हो रही है, जहां पर 2 के स्थान पर 1 वर्ण बैठेगा। तो पूर्व में जो वर्ण हो और पर में जो वर्ण हो, उन दोनों के स्थान पर क्या बैठेगा? एक ही वर्ण बैठेगा। क्या होगा वो? एक गुण आदेश स्यात्, एक गुण आदेश होगा। एक गुण आदेश का मतलब जिसकी गुण संज्ञा है ऐसा एक बैठेगा। तो गुण संज्ञा 3 की है, ध्यान रखना, इसकी, इसकी और इसकी। इन 3 में से कोई एक बैठेगा। कब? जब अवर्ण से अच परे होगा तब। जी ठीक है, आइए हम देखते हैं किसी तरीके का उदाहरण। इसी तरीके का उदाहरण देखिए आप, एक है इसमें दिया हुआ है आपके,
उपेंद्र है ना? जी जी उपेंद्र। हाँ जी जी तो देखो कैसे कैसे लिखना है इसको, देखिए उप प्लस इंद्र, क्या है? उप प्लस इंद्र। इंद्र, ठीक है। जी चलिए अब लगाते हैं इन सूत्रों को। सूत्र का क्या है? अवर्ण से अच परे होना चाहिए। अब आपकी इस संधि में ये तो बात क्लियर है, गुण संधि में एक तो आपको पक्का पता चल गया कि पूर्व में अवर्ण होगा। जी हाँ ये अगला सूत्र क्या पक्का। कहता है? अवर्ण। अवर्ण का मतलब ये है मित्रों, अवर्ण का मतलब अह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। तपर कर्ण आदगुण सूत्र में नहीं था, ध्यान रखना। तपर कर्ण अदेंग गुणा में था, जहां पर उसने बताया अयो की गुण संज्ञा होगी। यहाँ पर तो आदगुणा में अवर्णादची परे कहा है। अवर्ण से ये तो क्या करेगा, अपने पूरे वेद का ज्ञान कराएगा ही। इस भ्रम में मत रहना आप लोग, ठीक है ना? जी जी सही से जाने रहना। बहुत सारे छात्र यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं। तो अ चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, तो इसका मतलब हो गया गुण संधि में जो स्थिति रहेगी पूर्व में, वो कैसी रहेगी? ह्रस्व भी हो सकता है, पूर्व में हो सकता है ना? जी जी। अच्छा, पर संज्ञा जो होगी वो हमेशा ध्यान रखना संज्ञा में है, जब वो ह्रस्व होगा। ह्रस्व ही रहेगा। जी जी चलिए अवर्ण से अच परे है कि नहीं, यहाँ बताइए। जी जी प में आ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अची में तुम सप्तमी विभक्ति भी देख रहे हो, जो कोई चीज से यहाँ पर भी आया है। जी जी तो देखो तस्मिन तस्मिन नीति का वहां पर भी सहयोग था, यहाँ पर भी रहेगा। तो अव्यवहित अच परे होना चाहिए। तो आप अकार के बाद देखिए अव्यवहित अच परे है ईकार। जी अव्यवहित अच परे है ना ईकार। जी जी। तो चलिए, तो किसको होगा यहाँ पर? तो कह रहे हैं यदि अवर्ण से अच परे होता है तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण रूप एकादेश होता है। तो पूर्व में क्या है? पूर्व में हम इनको अक्षरों को निकाल देते हैं। जैसे पूर्व से अ को निकाल के अलग कर दिया और इधर हम लिख देते हैं इंद्रा। अब आपको जैसे स्पष्ट पता चल जाए, पूर्व में अ के स्थान पर में ई के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण। तो गुण एक आदेश होगा। देखो क्या लिखा है, एक पूर्व परयो एको गुण। पूर्व पर के स्थान पर एक गुण होगा। तो मतलब यार हमें तो यार दो के स्थान पर एक बैठाना है, कैसे बैठाएंगे? तो वो स्थानांतरता वहां को याद कर लीजिए। स्थानांतरता क्या कहता है? प्रसंगे सती। प्रसंगे सती का मतलब जहां पर आप एक के स्थान पर, हाँ प्रसंग मतलब ऐसे वर्णों को बैठाल रहे हो, तो वहां पर क्या होता है? अंतरतम आदेश हो जाता है। तो आइए अंतरतम देखते हैं, अंतरतम कैसे बनेगा। तो अंतरतम की स्थिति देखिए कैसे बनेगा। तो चलिए उच्चारण स्थान मिला लेंगे जिसके स्थान पर बैठना है। अब देखो क्या करना है, इन दो वर्णों के स्थान पर अ और ई के स्थान पर हमें क्या बैठाना है? गुण एकादेश बैठाना है। तो गुण क्या चीज है? तो गुण तो हम आपको बता दिए है ना, ये वाले हाँ। गुण का मतलब आप वो नहीं समझ लेना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वो भी गुण है। लेकिन पाणिनि जी ने कहा कि हमें गुण से ऐसे गुण नहीं लेने हैं, हमारे गुण कुछ अलग तरीके के हैं। तो उन्होंने सूत्र बनाया अदेंग गुणा, ठीक है ना? तो गुण कर देना है। चलो गुण कर देंगे तो करेंगे क्या? उच्चारण स्तर मिला लो, क्योंकि इन तीन में से इन दो के स्थान पर बैठना है। तो क्या है कह रहे जी, आ का कंठ और ई का तालु। तो मतलब जिसका कंठ तालु होगा वो बैठ जाएगा। ए दो तो कंठ तालु। आई का है, एक आई है सिर्फ कंठ तालु। ए दो तो कंठ तालु। हाँ आई मत बोलिए, ए ठीक है ना? ए है एक। तो ये पास हो गया। पास हो गया तो कर दिया। तो स्थिति बन जाएगी आपकी उप को तो यथावत लिख दीजिए, इन दोनों के स्थान पर कर दीजिए ए जी। और इधर क्या बन जाएगा? ऐसा मतलब आ और ई के स्थान पर तो ए हो गया, इधर निद्रा सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है ना? जो बचेगा वो हमने लिख दिया यथावत। अब आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए। मिलाया आपने तो कंडीशन बन जाएगी उप और प हलंत है, तो इस पे एक ही मात्रा लगा देना। तो उपेंद्र इस प्रकार का बन जाएगा जी। और निद्रा को यथावत लिख दिया, उपेंद्र बन गया ना? जी जी। अब ऐसे ही लाखों करोड़ों रूप आप सिद्ध कर देना मिला करके। आइए आज करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब अगला रूप पढ़ते हैं, जहां पर एक का तो उदाहरण आपने पढ़ लिया कि ए कहां हुआ। अब दूसरा है गंगोदकम, है ना? जी।
तो गंगोदकम का मतलब यह है कि हमने ये शब्द लिख दिया गंगा प्लस उदकम। उदकम, ठीक है। बहुत सारे हिंदी वाले ऐसे गंगा लिख देते हैं, यह संस्कृत में शुद्ध नहीं है बिल्कुल भी, ये गलत है ये, ठीक है। ऐसे गंगा लिखना है जी। तो अब गंगा अवर्ण से अच परे होना चाहिए, तो अवर्ण है ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ को भी अवर्ण कहा गया है। मैंने बताया था ना आद्गुण सूत्र में अवर्ण से दोनों तरीके के लिए जाएगी, तो अवर्ण से अच परे है क्या नहीं? यस, अवर्ण से अच परे है। तो अवर्ण से अच परे रहते क्या होता है, यहाँ पर एक बार आपको ये निकाल के भी दिखा देते हैं इसमें से। गंग को हल कर दीजिए, आ को अलग निकाल दीजिए इससे, और इधर उदकम लिख दीजिए जी। ठीक तो है? और अब क्या कर दें फिर, अब पूर्व पर के स्थान पर चूंकि गुण रूप एकादेश होगा, पूर्व पर यो एको गुणा एकादेश था। पूर्व में क्या है, प्लस के निशान से पूर्व में क्या है ऊपर में क्या है उ, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब वही स्थान प्रथमा से का कंठ है, पहले उच्चारण स्थान मिला लेते हैं। आ का कंठ है, उ का ओष्ठ है। कंठोष्ठ कौन है इसमें, जिनकी गुण संज्ञा है उनमें, इनमें से है ओ तो बैठा देंगे, तो ओ को बैठा देंगे तो स्थिति हो जाएगी आपकी ओ बैठा दिया। अब उधर उधर के अक्षरों को यथावत लिख दीजिए आप। कैसे लिखोगे, गंग और इधर कर दीजिए दकम, ठीक है ना जी। तो दकम कर दिया, और जब आप इसे मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा ये देखिए, ग और ng और इसके नीचे ये लिख दिया और ओ की मात्रा लगा दिए, गंगो और दकम, ये मिला करके ऐसे बना लेना। तो मित्रों आज हमने अभी आपको एक गुण किस जगह पर होता है ये बता दिया, वो गुण किस जगह पर होता है वो गंगोदकम प्रयोग बता दिया। एक का उदाहरण था उपेंद्र, है ना, और ओ कहां था, गंगोदकम पर। अब इसमें से बचा एक अब कौन बचा है इसमें से, ये सबसे फर्स्ट नंबर वाला है अब आ की जो कहानी है ये गुण संधि का सेकंड पार्ट है, गुण संधि के सेकंड पार्ट में होगी। बाकी फर्स्ट पार्ट की आज कहानी आपको पूरी समझा दी गई है। हमने आपको सिर्फ एक उदाहरण ए का बताया, एक ओ का बताया। अब आपको, आपके पास भी किताबें हैं, अस्त्र शस्त्र सब कुछ रखे हो आप भी, तो उसमें से कुछ समझिएगा और इसको भी हम आपसे जो है चर्चा करेंगे इसकी भी। और अब क्या है कि अभी आप प्रश्न करना चाहते हैं मत करिए, चाहे अभी चूंकि समय हो रहा है, करोगे चलो एक आध कर लो, चलो एक प्रश्न कर सकते हो कोई सा भी। चलिए सूर्यकांत जी नाम बोलिए। जी राजेश कुमार मिश्रा जी सबसे पहले हाथ उठाया था उन्होंने। जी 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 आचार्य जी, ये पूछना था कि जैसे आदेन गुण में तपर करण किए हम, तो वहां पे तो केवल वो अपने ही समकाल का बोध कराया, और यहाँ पे जो आद गुण हो गया तो यहाँ पे और आ दोनों आ गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तपरकरण नहीं है, तो यहाँ पे तपरकरण नहीं होगा, यहाँ पर तपरकरण नहीं है। मैंने बताया ना विभक्ति का तपर है यहाँ ये। अच्छा, मैंने बताया ना विभक्ति के तपर से सावधान रहना है, जो स्वाभाविक तपर हो वहां पर पहुंचना है। चलिए ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि विभक्ति का तपर करें, ध्यान दीजिए विभक्ति का अर्थ कैसे बन रहा है। आत का अर्थ है यहाँ पर अवर्णात, अर्थात अवर्ण से अच परे हो, तो पंचमी का अर्थ क्या हो, परे हो, ऐसा अर्थ आ रहा है ना, ये विभक्ति का तपर। ठीक है सर जी जी जी, चलिए बहुत अच्छे। तो एक और ले लेते हैं जल्दी से। हाँ दूसरा, चलिए राधा शर्मा जी। सर नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गुण संधि में एक वो भी होता है ना ऋषि वाला, आ री और अर, उसकी तो कहानी अभी तो कहानी बच गई ना, अभी बताया ना सेकंड पार्ट में बताएंगे। अच्छा वो कल पढ़ेंगे, वो सेकंड पार्ट बच गया है अभी। अच्छा जी बस इतना ही। और एक और कल की एक और बात बता दें मित्रों, कल सोमवार है और सोमवार के सोमवती अमावस्या है, तो कल का हम अवकाश रखेंगे और उसके बाद प्रतिपदा है तो प्रतिपदा का भी अवकाश रहेगा। उसके बाद हम ये 2 अवकाश लगातार हम रख रहे हैं,
उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे इस सब चीज के लिए, ठीक है ना? जी हाँ हाँ, चलिए तो आज यहीं पर समापन करें। महोदय एक प्रश्न ले लीजिए और। चलो आपका ही ले लेते हैं, आप अकेले ही बचे हो, ठीक है, चलो बताइए बताइए। महोदय देख, इसमें ना जो भी आपने रूप बनाया उपेंद्र और गंगोतकम, इसमें क्या स्थानीय अंतरतम सूत्र लगेगा? हाँ बताया ना, तो हाँ, क्योंकि ये तो- 2 तो- हैं और वो 3 हैं। जी जी, तो महोदय जैसे ना हमने जैसे सुधि उपास्य रूप पढ़ा, तो उसमें आपने बताया कि जैसे ईचू ऐसा नाम तालु है तो ई के स्थान पे ई आएगा, रीटू ऐसा नाम मुर्दा री के स्थान पे र आएगा, तो वहां पे तो वहाँ एक स्थान एक से था। स्थान, वहां तो स्थान से स्थान चला गया। लेकिन यहाँ देखिए जैसे आ का स्थान भी अलग है और दूसरा ऊ का स्थान भी अलग है, तो पर दोनों दोनों का स्थान, स्थान मिल करके गया ना, इसका कंठ और उसका ओष्ठ। जी, 2 स्थानों को अलग मिलके तीसरे स्थान को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ भी स्थानीय हाँ, तो अंतरतम सूत्र लगे। जिसका कंठ ओष्ठ होगा वो बैठेगा। हाँ ये मतलब बात वही, निकल के सामने आई। जी जी जी, मतलब वही कि 2 स्थानों से निकल के तीसरा स्थान जिसका दोनों में बैठेगा वो मिलेगा। बिल्कुल। अब आपके पास क्या है सुन लीजिए, अकेला कंठ वाला तो अ है जी और कंठोष्ठ वाला ओ है, जी ठीक है ना? तो जी आपको 100% मार्क यहाँ मिल रहे हैं, फुल खाने पीने को यहाँ मिल रहा है, पूरी जी सुविधा। जी जी यहाँ तो आपको आधी मिल रही है, तो आप यहाँ जी तो नहीं जाओगे ना, जी जी जी। तो इसलिए आपको कंठोष्ठ दोनों को बैठाना है। अच्छा, मतलब सूत्र यहाँ भी स्थानीय अंतरतम लगे दोनों मिल गया तो और कोई नहीं स्थानीय अंतरतम लगेगा अभी? बिल्कुल हो यही गया। लगेगा, बिल्कुल। ठीक जी है ना? गुरुजी, तो जी गुरुजी, चलिए धन्यवाद। समापन करते हैं फिर, है समय जी हो जी गया। जी। जी ओम गुरुजी। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति सर्वेभ्यो शांति नमो नमः, शांति। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे, अब गुरु कल चरण बातचीत हो कमल जाएगी। देना। जी गुरुजी, धन्यवाद। नमो नमः महोदय। नमो नमः।